वक्फ बिल पर अब देश भर में घमासान मच चुका है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं बिहार के जेडीयू में भी 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। दोस्तों, अभी देश भर के 8 से भी ज्यादा राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिल का समर्थन करने पर एक नमाजी को भी पीटा। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले ही हमारे देश के संसद के राज्यसभा सदन से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसके पक्ष में 188 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 95। और इससे पहले जो वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ था, उसमें भी पक्ष में 288 वोट पड़े थे, जबकि यहाँ विरोध में 232 वोट पड़े थे। तो आखिरकार दोनों सदनों से पास होने के बाद अब वक्फ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। वक्फ विधेयक संशोधन बिल पर जैसे ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साइन करेगी, उसके बाद देश भर में ये कानून लागू हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति तक ये बिल पहुंचे, इससे पहले ही वक्फ बिल का विरोध शुरू हो चुका है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति मुर्मू से तत्काल मिलने का वक्त भी मांगा। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पर अब राजनीतिक सियासत भी तेज हुई, और वो तो ठीक, फिर भी कि मुस्लिम भाई लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष से राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, लेकिन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने खुद वक्फ विधेयक को लेकर अपना समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया कि इस कानून से समुदाय की संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई भी खतरा नहीं है। ये विधेयक मुस्लिमों को अधिकार देने के लिए लागू किया जा रहा, न कि उनका अधिकार छीनने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक की तारीफ की गई ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी के द्वारा। उन्होंने इस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी विरोध में दावे किए जा रहे हैं, इन दावों का खंडन करते हुए उन्होंने मुस्लिम समाज को क्या संदेश दिया, देख सकते हैं आप, इस बारे में जानकारी दी। वहीं इधर मुस्लिम नेता ओवैसी तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। एक कांग्रेस सांसद ने भी याचिका लगाई। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। आपको पता होगा, जब इस वक्फ बिल को लेकर संसद के सदन में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान मुस्लिम नेता ओवैसी ने इस बिल की कॉपी भी फाड़ दी थी। कहा था कि इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं इस बिल संशोधन के खिलाफ। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी खबर देखिए आप, जयंत चौधरी की पार्टी में भी बगावत हो गई। महासचिव ने इस्तीफा दिया। यूपी मेरठ में साजिब रिजवी बोले कि मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ बिल पर विश्वासघात किया। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू हो चुकी है, और बिहार में तो पूछो ही मत, बगावत का आलम इस कदर तक पहुंच चुका है कि वक्फ बिल के विरोध में बिहार के नीतीश कुमार की राजनीतिक पार्टी जेडीयू से 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि पार्टी ही छोड़ दी। वो बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा भरोसा तोड़ा। जबकि बिहार के डिप्टी सीएम का भी कहना है कि कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जाएं। क्योंकि जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर जो मोदी सरकार का समर्थन किया है, तो उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान समझ गया और सभी मुस्लिम नेता उनकी पार्टी से बाहर होने की ओर अग्रसर है। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए, संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग वक्फ बिल का समर्थन करने पर एक नमाजी की पिटाई भी की। तो वहीं मुनवर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट हुई। पूरे यूपी में अभी हाई अलर्ट का माहौल चल रहा है। और वहीं वक्फ बिल संशोधन पर अब यूपी से मायावती ने भी असहमति जताई, कहा कि सरकार जल्दबाजी में ये बिल लेकर आई। तो वहीं देखिए, वक्फ बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इधर लोकसभा राज्यसभा सदन से जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ, उधर सीएम योगी ने कार्यवाही भी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए और कहा कि वक्फ बोर्ड की सभी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती हैं। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो। तो ये वक्फ बिल को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 श्रीलंकाई मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया। दोस्तों, अभी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपको पता होगा, वो थाईलैंड बैंकॉक के दौरे पर थे। यहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक के दूषित महल में थाईलैंड के महाराज और महारानी के साथ बैठक भी की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नई पहल की, 21 सूत्रीय कार्य योजना का भी प्रस्ताव रखा। और बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत का दबदबा कुछ यूं कायम रहा। पीएम मोदी ने सभी सदस्य देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। जो भारत का पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, अब थाईलैंड से लेकर भूटान तक भारत के यूपीआई का आपको जलवा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों को ये प्रस्ताव भी सौंपा है। वहीं इस दौरे के दौरान थाईलैंड में पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान वो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मिले। भारत नेपाल के बीच भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बांग्लादेश सरकार के साथ भी पीएम मोदी ने थाईलैंड में मुलाकात की और बांग्लादेश की यूनुस सरकार को कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का थाईलैंड दौरा। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले की समीक्षा से इनकार किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इस याचिका में पार्टियों का फंड जब्त करने की मांग की गई थी। बीजेपी पार्टी को सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला था, तो आखिरकार इस पॉलिटिकल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक और गंभीर मामले को लेकर सुनवाई हुई। सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका भी लगाई गई, लेकिन इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ये मामला हमारे दायरे से बाहर है, संसद से कानून बनाने को कहें। देखिए मतलब लोग बात किस किस तरह की याचिका लगा देते हैं। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि छोटे बच्चे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इनका इस्तेमाल न कर पाए, इसके लिए बैन लगाया जाए, है ना। तो इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सरकार से कहो संसद में ये कानून बनाए। हालांकि अभी भारत सरकार कुछ इस तरह का रेगुलेशन भी लेकर आ रही है। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। हाल ही में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी। एक नया ड्राफ्ट लाया जा रहा है। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 23 के तहत नए नियमों का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट की कुछ बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। देखिए युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का मुद्दा उठा। सदन के संसद भवन में कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर भी बहस करने की मांग की। चलिए रेलवे विकास डेवलपमेंट पर कुछ अपडेट आ रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे हमारे देश में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल यूनियन कैबिनेट बैठक में सरकार ने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खास करके महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों को इसका लाभ होगा। ये टोटल 4 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए होगी। इस लागत से 1247 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के 15 जिलों में ट्रेनें दौड़ेंगी। रेल मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। और भारतीय रेलवे की एक और उपलब्धि देखिए आप, रेलवे ने साल 2024-25 में कोच निर्माण में 9% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। कुल 7,134 नए कोच बनाए बीते वित्त वर्ष में, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट आ रहा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि हमारे देश में 19 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण घरों में से 80% से ज्यादा घरों में नल के पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। भारत में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्धियों की ये सरकार ने आंकड़े जारी किए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वह जेल जाएंगी। अभी एक दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर फैसला सुनाया, उसके बाद भाजपा ने बंगाल सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस्तीफा दें। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको पता होगा शिक्षक भर्ती घोटाला केस की जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आखिरकार इस मामले पर बीते दिन सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 26,000 शिक्षकों की सरकारी नौकरियों को अमान्य करार कर दिया और पूरी भर्ती को ही रद्द करने का आदेश दे दिया। तो इन सभी हजारों टीचर्स की तो नौकरी जाएगी और इतना ही नहीं, अब तक उनको मिली हुई तनख्वाह भी वापस वसूली जाएगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वेस्ट बंगाल के छात्र संगठनों ने भी ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 26,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले का आरोप बंगाल सरकार पर लगा। 2016 की ये भर्ती का मामला है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल दोस्तों सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा को 3 महीने और बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया है। तो सरकार का कहना है कि उसके बाद भी आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम काट दिए जाएंगे, क्योंकि आधार सीडिंग बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने नजदीकी किसी भी राशन प्रणाली विक्रेता के उचित मूल्य की राशन की दुकान के जरिए भी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार ने भी राहत दी। विभाग ने e-KYC की तारीख को बढ़ा दिया है। बिहार में भी जो पहले e-KYC की तारीख 31 मार्च थी उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, साइबर क्राइम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फिर ठगे 2 करोड़ 31 लाख रुपए। एक व्यक्ति के मोबाइल पर अन्य व्हाट्सएप ग्रुप से FO2 गांधी इंडिया फाइनेंशियल क्लब ग्रुप का लिंक आया और इस ग्रुप में उनके साथ 61 अन्य लोगों को गुमराह करके जोड़ा गया और फिर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों कि इस तरह की घटनाओं से सावधान रहें। यूपी के हाथरस सदर थाने का ये मामला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर भारत विरोधी कलाकृति बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री। वहीं सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, कहा कि बीते 2 सालों में खाद्य पदार्थों के 3,48,000 से भी ज्यादा नमूने लिए गए, जिनमें से 44,000 नमूने सैंपल फेल पाए गए। उन दुकानदारों से 107 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी वसूला गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की तरफ से सदन में ये आंकड़े बताए। और वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट आ रहा कि डीए में 2% बढ़ोतरी के बाद भी अब जीपीएफ की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 7.1% से आगे नहीं बढ़ सकी ब्याज दर। वित्त वर्ष 2021-22 से ही यही ब्याज दर चल रही जीपीएफ पर और अभी सरकार ने नेक्स्ट वित्त वर्ष तक ब्याज दर यही रखने का प्लान किया है। और देखिए स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में, जिसमें रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। प्रौद्योगिकी से होगी नवाचार की क्रांति। वहीं वैज्ञानिकों का एक चौंकाने वाला अध्ययन देखिए, आगजनी की वजह से हर साल 50,000 मौतें होती हैं।
तापमान बढ़ने से अगले 10 सालों में 20% मौतों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म और शुष्क परिस्थितियां बन रही हैं दुनिया भर में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से भी गर्मी बढ़ रही है, तो इससे भविष्य में लोगों के मरने के आंकड़े काफी बढ़ेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, उन्नत ड्रोन कैमरा तकनीक से लेस होगा अब भारत। इसके लिए इजराइल सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौता करार किया है। काफी कम लागत पर आपूर्ति होगी और भारत में जल्द ही उन्नत ड्रोन कैमरा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक भारतीय रक्षा कंपनी ने इजराइल की अग्रणी कंपनी के साथ ये पार्टनरशिप साझेदारी की है। वहीं देखिए DRDO और भारतीय सेना ने उड़ीसा तट पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण भी किए हैं, तो एटलीस्ट इससे भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। वहीं खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक RBI जल्द ही लेकर आएगा 10 और 500 रुपए के नए नोट। इन नोटों पर वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। हालांकि RBI का कहना है कि ये नए नोट आने के बावजूद भी जो पुराने गवर्नर के साइन वाले नोट हैं वो भी सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी वो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नोटों के लुक डिजाइन वगैरह में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बस सिर्फ गवर्नर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जज यशवंत वर्मा के घर पर जो केस मिले उस मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। कमेटी ने दर्ज किया पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का भी बयान। वहीं खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी शुरू करेगी मनमोहन सिंह फेलोशिप कार्यक्रम। युवा नेताओं के लिए ये नई पहल की जा रही है और इस कार्यक्रम के जरिए हर साल 50 युवा पेशेवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन युवाओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। ये कार्यक्रम सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पित युवाओं को अवसर प्रदान करेगा और युवाओं को राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़ने का यहाँ से एक मौका भी मिलेगा, राइट। और अगली खबर देखिए, 2 दिन में 4 फायर, सभी लगे सटीक निशाने पर। चीन पाकिस्तान के एरियल अटैक का जवाब है MRSAM अब्रा। दरअसल भारतीय सेना ने दोस्तों MRSAM अब्रा की 2 रेजिमेंट स्थापित किए हैं। उड़ीसा में इसके 4 सफल फ्लाइट टेस्ट किए गए। अब्रा 70 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज में दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। ये एक तरह की स्पेशल मिसाइल का टेस्ट रहा जो भारत ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिया है। और मुस्कान सौरभ हत्याकांड मामले पर खबर देखिए, मुस्कान के माँ बाप के बयान दर्ज हुए, 4 सीट भी तैयार हो चुकी है। अब कोर्ट में उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को होनी है। वहीं खबर है, देश की राजधानी दिल्ली वासियों को आज से मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा पाएंगे। अगले 1 महीने में 1 लाख परिवारों को ये सुविधा मिलने की उम्मीद है। सुविधा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समझौता होगा। इस योजना के लागू होने के बाद दिल्ली के व्यक्ति न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर के किसी भी निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे, है ना। तो ये योजना आज से शुरू होने जा रही है। वहीं केदारनाथ हेली सर्विस पर अपडेट आ रहा, 8 अप्रैल से टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल होगा केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। और 4 धाम यात्रा पर भी खबर देखिए, तैयारियां तेज चल रही है। 15 सुपर जोन बनाए गए, 41 जोन है और 137 सेक्टरों में रहेगा यात्रा मार्ग। भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स भी तैनात रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया, कहा कि देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस न तो पकड़ सकेगी न ही उन्हें आरोपी बना सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। बल्कि अब ऐसे मामले सामने आने पर होटल या ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, न कि उन महिलाओं पर, उन लड़कियों युवतियों पर जो कि इस तरह के देह व्यापार में शामिल होगी। समझ रहे हो। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर इन्होंने फिल्म उपकार बनाई थी, इसी से इन्हें भारत कुमार नाम भी मिला था। मनोज कुमार ने अपनी